नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज आपको दो बड़ी खबर बताते हैं। पहली खबर तो राजस्थान के धोरीमना से जुड़ी हुई है कि आखिरकार पश्चिमी राजस्थान कैसे नशे का गढ़ बनता जा रहा है। और पिछले कुछ समय में 5 फैक्ट्री जिसमें एमडी और इससे भी खतरनाक ड्रग्स का निर्माण किया जा रहा था, उनको पकड़ा गया। और दूसरी खबर आपको बताएंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को किससे जान का खतरा है और वे क्यों हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन आज सबसे पहले खबर बाड़मेर के धोरीमना की है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक छापेमारी की कहानी नहीं है या कोई एक छापेमारी से जुड़ी हुई खबर नहीं है, बल्कि ये उस संगठन के तौर पर है या उस एक संगठित जहर के कारोबारी की परतें खोलती हैं जो हमारे समाज, हमारी सीमाओं और हमारी युवा पीढ़ी को निगलने की साजिश रच रहा था। राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरीमना थाना क्षेत्र के खरड़ गांव के धोरों के बीच, जहां आमतौर पर रेत, सन्नाटा और सीमाई चौकसी की तस्वीर दिखती है, उसी सन्नाटे की आड़ में एमडी ड्रग की एक आधुनिक फैक्ट्री खड़ी करने की तैयारी चल रही थी। सोचिए, रेत के ऊंचे नीचे टीलों के बीच एक मकान, बाहर से साधारण और भीतर से रासायनिक जाल। और जब डीएसटी टीम और स्थानीय पुलिस ने रविवार की रात दबिश दी तो वहां 186.940 यानी लगभग 200 किलो के केमिकल बरामद होने की सूचना बाहर आई। यानी कि वो केमिकल जो एमडी यानी कि मेफेड्रोन जैसी खतरनाक सिंथेटिक ड्रग बनाने में इस्तेमाल होता है, वह केमिकल वहाँ पकड़ा गया। और ये कोई छोटी मोटी बरामदगी नहीं है, ये उस नेटवर्क की झलक है जो राजस्थान को सिर्फ ट्रांजिट रूट नहीं बल्कि प्रोडक्शन हब बनाने की साजिश में लगा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि धोरीमना के खरड़ निवासी सोहन लाल और सुरेश एमडी बनाने और बेचने का काम कर रहे हैं। वे 2 दिनों से यहाँ पर है और 2 दिन पहले ही धोरों के बीच एक मकान में फैक्ट्री सेटअप की तैयारी शुरू हुई थी। केमिकल से भरे ड्रम और कांच के फ्लास्क और वैक्यूम पंप, कंडेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, हीटर, स्टीटर जैसे आधुनिक उपकरण। यानी ये कोई एक देसी जुगाड़ नहीं बल्कि एक संगठित तकनीकी रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला थी। यानी आप एक तरीके से ये भी समझिए कि एक ऐसी प्रयोगशाला जिसको फैक्ट्री का रूप देकर के मौत का सामान बाजार में बेचने की तैयारी चल रही थी। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो आरोपी फरार थे, लेकिन उनकी फैक्ट्री में पीछे छूट गया था 186.940 किलो का एक रॉ मटेरियल। बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी थी, उत्पादन शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में चल रही थी। सवाल यह है कि ये सिर्फ 2-3 लोगों का खेल था या इसके तार गुजरात, महाराष्ट्र और देश के दूसरे हिस्सों में भी बैठे बड़े सप्लायर्स और डीलर से भी जुड़े थे। सवाल ये भी है कि इतने उपकरण धोरीमना में आसानी से कैसे पहुंचे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। ये आखिर कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, और आखिर किसकी मिली भगती थी तब इतने बड़े ड्रग्स बनाने वाले उपकरण धोरों के बीच आसानी से सुलभ तरीके से पहुंच गए। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि इस नेटवर्क के कनेक्शन दूसरे राज्यों में भी है। पहले गुजरात के कच्छ और सूरत जैसे इलाकों में सिंथेटिक ड्रग्स की एक लेब पकड़ी जाती थी। अब बाड़मेर के धोरों में वही पैटर्न दिखाई दे रहा है और पकड़े भी जा रही हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 1.5 साल में जिले में एक एमडी बनाने की 5 फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी हैं। यानी ये एक ट्रेंड है, ये खतरनाक ट्रेंड है। और बॉर्डर इलाकों में खाली पड़ी ज़मीन, कम आबादी और सीमित निगरानी और तस्करों के लिए आसान रास्ते, एमडी ड्रग्स जिसे पार्टी ड्रग कहा जाता है, उनके लिए ये रास्ता दिखाई दे रहा है और वे बना भी रहे हैं। ऐसा ड्रग्स जो युवाओं को कुछ ही घंटों की एक झूठी ऊर्जा, झूठा आत्मविश्वास और झूठी खुशी देती है, वही ड्रग्स उनके शरीर को अंदर से खोखला कर देती हैं, दिमाग की केमिस्ट्री बिगाड़ देती हैं, दिल की धड़कनें असामान्य कर देती हैं और कई बार सीधे मौत तक ले जाती हैं। और 200 किलो के आसपास केमिकल का मतलब यह है कि सिर्फ यह कोई आंकड़ा नहीं, इसका सीधा मतलब यह है कि हज़ारों डोज, हज़ारों युवा, हज़ारों जिंदगियां और करोड़ों का काला कारोबार, ये सब उस धरती पर जहाँ किसान पानी के लिए संघर्ष करता है, जहाँ किसान अनुदान और आदान को लेकर के एक आंदोलन करता है, जहाँ जवान सीमा पर चौकसी देता है। पुलिस ने मकान मालिक की तलाश तो शुरू कर दी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हो गया है।
लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर बार बार वही इलाके क्यों चुने जा रहे हैं? क्या स्थानीय स्तर पर कोई मदद मिल रही है? क्या रॉ मटेरियल की एक सप्लाई चेन इतनी मजबूत है कि सैकड़ों किलो केमिकल बिना शक के पहुंच जाता है? और क्या बिजली कनेक्शन, किराए का मकान और उपकरणों की खरीद, इन सब में कहीं न कहीं सिस्टम की आंखों पर एक पर्दा पड़ा है? याद रखिए, सिंथेटिक ड्रग का खेल पारंपरिक अफीम या चरस जैसा नहीं है। इसमें खेत नहीं चाहिए, मौसम नहीं चाहिए, बस केमिकल का एक फॉर्मूला चाहिए, बाजार चाहिए। और जब बाजार तैयार है, जब डिमांड बढ़ रही है, तब सप्लाई चेन भी उतनी ही तेजी से फैलती हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े शहरों में जब बड़ी बड़ी एमडी की लेब पकड़ी गई, तब ये सवाल उठा कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, फाइनेंसिंग किसने की है, वितरण नेटवर्क किसके हाथ में है, कौन है इसका मुख्य सरगना। और अब जब बाड़मेर में लगातार एक ही साल के अंदर 5 फैक्ट्रियां पकड़ी जा चुकी है, तो ये साफ संकेत है कि ड्रग माफिया नए नए ठिकाने तलाश रहा है, नए नए जगह की तलाश में है। पुलिस ने जो उपकरण जब्त किए हैं वे बताते हैं कि यहाँ सिर्फ कच्चा माल नहीं जमा था, बल्कि प्रोडक्शन की पूरी तैयारी थी। यानी अगर ये फैक्ट्री चालू हो जाती तो कुछ ही दिनों में बड़ी खेप बाजार में पहुँच सकती थी और हज़ारों की तादाद में युवा हैं वो इसके चपेट में आ सकते थे। और सोचिए, 200 किलो केमिकल से कितनी मात्रा में एमडी तैयार हो सकती हैं, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए की होती हैं। ये सिर्फ एक अपराध नहीं, यह अर्थव्यवस्था के समानांतर चलने वाला एक काला उद्योग है जो टैक्स नहीं देता, लेकिन समाज से उसकी सबसे बड़ी कीमती पूंजी युवा शक्ति को छीन लेता है। हमें यह भी समझना होगा कि ड्रग माफिया अब हाईटेक हो चुका है। एंटीक्रिप्टेड मैसेजिंग, फर्जी पहचान, नकली कंपनियों के नाम पर केमिकल की खरीद और कई सीमाई जिलों में अस्थायी लेब। और जब पुलिस एक लेब पकड़ती है तो नेटवर्क दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और पुलिस यूं की यूं हाथ धरे रह जाती हैं। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ छापेमारी से नहीं जीती जाएगी। इसके लिए खुफिया तंत्र, केमिकल सप्लाई पर निगरानी, बिजली और किराया रिकॉर्ड की जांच और सबसे ज़रूरी युवाओं में जागरूकता लाना, क्योंकि जब तक मांग रहेगी तब तक आपूर्ति का रास्ता कोई न कोई ढूंढ ही लेगा। खरड़ गांव के धोरों में पकड़ी गई ये फैक्ट्री हमें चेतावनी देती है कि ड्रग्स का खतरा महानगरों तक सीमित नहीं रहा, ये अब गांवों और सीमाओं और छोटे कस्बों तक, गांव गलियों तक पहुंच चुका है। और हमें ये तय करना होगा कि हम इससे सिर्फ एक खबर मान करके भूल जाएंगे या इसे एक राष्ट्रीय चुनौती की तरह लेंगे। और पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन असली जीत तब होगी जब ऐसे नेटवर्क की जड़ से पहुंचकर फाइनेंसर, सप्लायर, वितरक सभी को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। क्योंकि 200 किलोग्राम केमिकल सिर्फ बरामदगी नहीं है, ये उस जंग का प्रतीक है जो हमारे समाज और नशे के सौदागरों के बीच चल रही है। और इस जंग में तटस्थ रहने वाला विकल्प है ही नहीं। आपको, हमें और सिस्टम को, सभी को जगाना होगा, क्योंकि अगर रेत के धोरों के बीच जहर की फैक्ट्री खड़ी हो सकती है तो ये खतरा हमारे घरों की चौखट तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगा। और कई इलाकों से मेरे पास कई बार फ़ोन, मैसेजिंग और खबर आती है कि ड्रग्स उनके दरवाजे तक दस्तक दे चुके हैं। कई रईस लोगों की इकलौती संतानें बर्बाद हो चुकी हैं और युवाओं को बचाने को या युवाओं की एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी ये भी तय होनी चाहिए। सवाल सीधा है, क्या हम तैयार हैं इसके लिए, उस जहर के कारोबार को जड़ से ख़त्म करने के लिए, या फिर कुछ महीनों में 100-200 किलो केमिकल की बरामदगी पर तालियां बजाकर संतोष कर लेंगे? फैसला हमें करना है, क्योंकि अगला निशाना कहीं भी हो सकता है और समय बहुत कम है। सवाल ये भी है कि क्या राजस्थान धीरे धीरे नशे की गढ़ बनता जा रहा है? खेतों में, ढाणियों में, किराने की दुकान के पीछे और फैक्ट्री की आड़ में आखिर ये क्या चल रहा है? हर छठे दिन एक नई एमडी फैक्ट्री बाड़मेर में पकड़ी जा रही है, या माफ़ कीजिएगा राजस्थान में पकड़ी जा रही है। कभी जोधपुर, कभी जालोर, कभी बाड़मेर, कभी प्रतापगढ़, तो कभी झालावाड़, कभी जालोर के सुदूर इलाके। यानी नक्शे पर बिखरे ये जिले अब एक खतरनाक नेटवर्क की कड़ियाँ बनाते हैं और बनते जा रही हैं। पुलिस की कार्रवाई में कहीं न कहीं 200 किलो केमिकल, कहीं 40 किलो केमिकल या फिर 50 किलो एमडी, तो कहीं करोड़ों के उपकरण जब्त हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में केमिकल आखिर पहुंच कैसे रहा है? कौन है जो खेत की मेड़ को लेब में बदल देता है? कौन है जो गांव की ढाणी को ड्रग्स का हब बना देता है? ये कौन है ऐसे सरगने को पुलिस को पकड़ना चाहिए। ये कोई छोटा खेल नहीं है, ये संगठित सिंडिकेट है, और जिसमें सप्लाई चेन अलग है, फाइनेंसिंग भी अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अलग है। और राजस्थान पुलिस ने कई जगह आरोपियों को पकड़ा है तो कई फरार भी हैं। लेकिन हर नई बरामदगी ये साबित कर रही है
कि नेटवर्क गहरा है, सीमावर्ती इलाके, सुनसान खेत और कम आबादी तस्करों के लिए आसान ठिकाना बन जाता है। अब सवाल सिर्फ पुलिस का नहीं, समाज का भी है। क्या हम अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखते हैं? क्या युवाओं को इस जहर से बचाने की जिम्मेदारी निभा रही हैं? क्योंकि हर छठे दिन एक बड़ी फैक्ट्री और ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, तो सोचिए कितनी फैक्ट्रियां अभी भी चल रही है जो पुलिस से दूर है। और यही आज का विश्लेषण है कि नशे के खिलाफ निर्णायक जंग और फैसला हमें करना है अभी और इसी वक्त। आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज आपको बाद में बताते हैं। ये वो है खबर कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती हैं और इसी बीच दोपहर यानी कि आज के दोपहर की 1 बजे इस हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। सिर्फ बम की धमकी नहीं, बल्कि एक ऐसा दावा जिसने सुरक्षा एजेंसियों की धड़कनें तेज कर दी है। धमकी भरे मेल में लिखा है कि मुख्यमंत्री को पोलेनियम से संक्रमित किया गया है। जी हाँ, पोलेनियम एक दुर्लभ और अत्यंत रेडियो एक्टिव पदार्थ और बेहद विषैला पदार्थ, वही पोलेनियम जिसका नाम दुनिया ने तब सुना था जब विदेशी धरती पर जासूसी और जहर की कहानियों में इसका इस्तेमाल सामने आया था। और अब वही शब्द पंजाब की राजनीति के केंद्र में उछाला जा रहा है। मेल में ये भी लिखा गया कि अगर वे बच गए, यानी कि भगवंत मान बच गए, तो उनका हाल बेअंत सिंह जैसा किया जाएगा। यानी सीधी धमकी, खुली चेतावनी और इतिहास की एक दर्दनाक घटना की याद दिलाने की कोशिश। याद कीजिए, जब पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की चंडीगढ़ सचिवालय में बम धमाके में हत्या कर दी गई थी और वो जख्म आज भी पंजाब की स्मृति में ताज़ा है। और अब उसी जख्म को कुरेदते हुए एक और धमकी मिल रही है, दोपहर 1 बजे और अस्पताल को उड़ाने की चेतावनी। और उसके बाद पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। मोहाली का फोर्टिस अस्पताल के चारों तरफ से एक घेरा भी बना दिया गया है। 5 बम निरोधक दस्ते सक्रिय कर दिए गए हैं। हर गाड़ी की तलाशी की जा रही है, हर कोने की जांच की जा रही है। हॉस्पिटल के भीतर और बाहर सुरक्षा का एक अभूतपूर्व घेरा है और मरीजों और उनके परिजनों में चिंता और डॉक्टरों और स्टाफ में सतर्कता रखी जा रही है। सिर्फ अस्पताल ही नहीं, मोहाली के 16 स्कूलों को भी धमकी दी गई है। बच्चों की तुरंत छुट्टी हो चुकी है और अभिभावकों में अफरा तफरी का एक माहौल है। स्कूल प्रबंधन अलर्ट पर है और पुलिस की गाड़ियां स्कूलों के बाहर खड़ी है। एक मेल ने पूरे शहर की रफ्तार को रोक दी है। अब सवाल कई है। पहला सवाल, क्या ये सिर्फ एक शरारती ईमेल है या इसके पीछे कोई संगठित साजिश है? दूसरा सवाल, पोलेनियम जैसा रेडियो एक्टिव पदार्थ, क्या सचमुच इसका कोई संकेत है या ये सिर्फ डर फैलाने की कोशिश है? और पोलेनियम 210 जैसा जो तत्व एलिमेंट्स है, यह अत्यंत विषैला होता है। इसकी सूक्ष्म मात्रा भी घातक हो सकती हैं, लेकिन इसे हासिल करना आसान भी तो नहीं है। यह आम बाजार में नहीं मिलता है। इसका इस्तेमाल और निगरानी बेहद सख्त अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत होती है। तो क्या ये सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए लिखा गया एक शब्द है या फिर किसी ने जानबूझकर वैश्विक खतरों का संदर्भ जोड़कर दहशत माहौल बनाने की कोशिश भी की है? तीसरा सवाल अहम है, मुख्यमंत्री अस्पताल में भर्ती क्यों है? उनकी शहद को लेकर क्या आधिकारिक बुलेटिन क्या कहता है? क्या सुरक्षा एजेंसियां और चिकित्सा पहलुओं की भी जांच हो रही है? क्योंकि जब मेल में संक्रमित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो ये सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि जैविक या रेडियोलॉजिकल खतरे का संकेत देने की भी कोशिश हो सकती है। और ऐसी स्थिति में जांच का दायरा और व्यापक हो जाता है। सुरक्षा एजेंसी अब उस ईमेल की डिजिटल फोरेंसिक जांच में जुटी है। आईपी एड्रेस और सर्वर लोकेशन और वीपीएन का इस्तेमाल, फर्जी पहचान और हर एंगल खंगाला जा रहा है। क्योंकि आज के दौर में धमकी सिर्फ बंदूक या बम से नहीं दी जाती, कीबोर्ड से भी दी जा सकती है। और कई बार कीबोर्ड से निकला गया एक मेल पूरे राज्य की सुरक्षा मशीनरी को एक्टिव मोड में ला देता है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल के बाहर सुरक्षा का जो घेरा बना है, वह सिर्फ एक इमारत की रक्षा नहीं, बल्कि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा है। क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक पद है और उस पद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान बैठे हैं। एक मुख्यमंत्री एक संस्थान की तरह है और उस पद पर हमला लोकतांत्रिक ढांचे की चुनौती है। बेअंत सिंह का संदर्भ देना भी अपने आप में एक संकेत है। ये बताता है कि धमकी देने वाला सिर्फ डराना नहीं चाहता, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश देना चाहता है। पंजाब ने उग्रवाद का दौर देखा है, बम धमाकों की त्रासदी चली है और इसलिए ऐसी धमकी किसी को भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए और लिया भी नहीं जा सकता। फिलहाल हॉस्पिटल में सघन तलाशी अभियान जारी है। बम निरोधक दस्ते हर संदिग्ध वस्तु की जांच कर रही हैं। स्पिनर डॉग्स तैनात है।
सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्कूलों के आसपास भी पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और पहलू है, डर का मनोविज्ञान। जब आप पोलेनियम जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब बेअंत सिंह का नाम लेते हैं, जब आप लाश शब्द लिखते हैं, तो आप सिर्फ धमकी नहीं दे रहे, आप दहशत का माहौल गढ़ रहे हैं। और आतंक का सबसे बड़ा हथियार यही है, डर। अब देखना है कि जांच एजेंसी कितनी जल्दी से इस मेल के स्रोत तक पहुंचती है। क्या ये किसी असामाजिक तत्व की हरकत है? क्या इसके पीछे कोई आतंकी मॉड्यूल है? क्या ये राजनीति अस्थिरता पैदा करने की एक कोशिश है, या फिर साइबर स्पेस में बैठा कोई ऐसा व्यक्ति जो सनसनी फैलाकर सिस्टम को चुनौती देना चाहता है? पंजाब पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और अस्पताल और स्कूलों की सुरक्षा की बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है। लेकिन घटना हमें एक व्यापक संदेश भी देती है। आज खतरे बहुआयामी हैं। साइबर, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, फिजिकल और सुरक्षा एजेंसी को हर मोर्चे पर तैयार रहना पड़ता है। एक ईमेल, एक अफवाह, एक झूठा दावा और पूरा तंत्र अलर्ट मोड में है। इस वक्त सबसे ज़रूरी है संयम, अफवाहों से बचना और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना और सुरक्षा एजेंसियों को अपने काम करने देना। क्योंकि लोकतंत्र में असहमति हो सकती हैं, आलोचना हो सकती है, लेकिन हिंसा की धमकी और बम की चेतावनी और रेडियो एक्टिव जहर का जिक्र ये सीधी चुनौती है कानून और व्यवस्था को। आज का सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ डर फैलाने की कोशिश है या फिर बड़ी साजिश की एक आहट है? जांच जारी है, सुरक्षा चाक चौबंद है और पूरा पंजाब इस खतरे पर नज़र बनाए हुए हैं। यही है आज की सबसे बड़ी खबर और इसी खबर पर हम नज़र भी बना के रखेंगे और हर परत पर हमारी नज़र बनी रहेगी। क्योंकि जब बात राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा की हो, बच्चों के स्कूलों की हो और एक पूरे शहर की शांति की हो, तो कोई भी सवाल छोटा नहीं होता और कोई भी चेतावनी हल्के में नहीं मानी जा सकती है। आज आपको हमेशा की तरह जीवन से जुड़ी हुई एक छोटी सी और गहरी बात बताते हैं। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये उतार चढ़ाव से भरी एक लंबी यात्रा है, जहाँ हर मोड़ में हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता रहता है। कभी सफलता का सिर उठाकर कोई खड़ा हो जाता है, कभी सफलता सिर उठाकर आपके सामने खड़ी हो जाती है, तो कभी यह सफलता हमें झुका देती है। लेकिन सच यही है कि दोनों ही हमारे शिक्षक है। सुख हमें आभार सिखाता है और दुख हमें धैर्य। जो व्यक्ति केवल आसान रास्तों की तलाश करता है, वह मंजिल तक पहुंच तो सकता है, पर अनुभवों की गहराई से वंचित रह जाता है। जीवन में रिश्ते, समय और स्वास्थ्य, ये तीन ऐसी पूंजी है जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। धन कमाया जा सकता है, पद पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ विश्वास और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य वापस लाना कठिन होता है। इसलिए हर दिन को आखिरी अवसर की तरह जिए, हर रिश्ते को सम्मान दें और हर चुनौती का सामना साहस से करें। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना है। जब हम तुलना छोड़कर सुधार की राह पकड़ लेते हैं, तभी असली संतोष मिलता है और जीवन छोटा है पर अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। सच्चाई, मेहनत और सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ाया जा सकता है। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।